चलिए फिर इस लेक्चर में जो है हम लोग जेई एडवांस में पूछा गया 2020 में 2020 में एक सवाल पूछा गया था। उसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, टाइटल में, कि ये जो है सेक्वेंस सीरीज का एक सवाल है। तो इसको एडवांस में पूछा गया था। इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे पहले, फिर इसको जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो भी आपका कंसेप्ट अप्लाई होगा ना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट वो अप्लाई हो रहा है, ताकि आप जो है कंसेप्ट लगाना सीख भी लें। चलिए सबसे पहले हम तो समझेंगे इसको। तो यहाँ पे है लेट्स A1 A2 A3 डॉट डॉट, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कहाँ तक है, पर ऐसा है A1 A2 A3, यहाँ पे कंटिन्यूशन का साइन है डॉट डॉट करके। बी a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारा A1 A2 A3 इस तरह से कंटिन्यू चलता रह रहा है कि बी अ sequence of positive integer। पॉजिटिव इंटीजर का हमारे पास एक sequence है, और वो है इन अरिथमेटिक, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन sequence है, और उसका वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस ही तो आता है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, और जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है। फिर हम दूसरा ले रहे हैं कि ऑल्सो लेट B1 B2 B3, इस तरह से इसमें भी कंटिन्यूशन का साइन है, बी अ sequence ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था वही सेक्वेंस, और यहाँ पे B1 B2 B3 जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है विद कॉमन रेशियो 2। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है तो वो 2 था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, वो भी हमारे पास 2 दिया हुआ है। फिर है कि इफ A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C। यहाँ पे जो है A1 B1 के बराबर है, और दोनों जो है C के बराबर है। फिर आगे दे रहा है कि देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, वो कहाँ पे हो सकती है वो भी आगे बताएगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच द इक्वालिटी, ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना, इस इक्वेशन में सी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम इक्वेशन देखते हैं तो हमारे पास तो इक्वेशन में कहीं सी दिया हुआ है ही नहीं, तो फिर इसमें सी की वैल्यू कैसे आएगी, ये समझने वाली बात है यार। तो इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डालने के लिए जो है कि यहाँ पे मतलब सोचेगा ना बच्चे कि यहाँ पे यार सी तो है ही नहीं, तो फिर इस इक्वेशन में जिसको यहाँ पे इक्वालिटी कहते हैं, इक्वालिटी में या इस इक्वेशन में सी की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से लाएं जब ये सी है ही नहीं। तो लेकिन सोचने वाली बात तो यह है ना कि यहाँ पे तो उसने बता रखा है ना कि A1 B1 इज इक्वल टू C1 है। तो वो बस घुमा के यही पूछ रहा है कि A1 और B1 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है। यहाँ पे A1 और B1 है ना, इस इक्वेशन में सॉल्व तो करना है इस इक्वेशन में ही, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही वैसा है कि देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच द इक्वालिटी, इतना इस इक्वालिटी में जो है पॉसिबल वैल्यूज C की कितनी आ सकती है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे अब तक आप। चलिए हम आगे चलते हैं। तो उसमें और लिखा है कि होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन। एन को जो है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बताया बताया। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन और हो सकता है कि क्वेश्चन में तो यहाँ पे AN तक तो नहीं बताया है। भाई बताया है, आप समझ नहीं पाए होंगे वो अलग बात है, पर बताया है। और कहाँ बताया है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने ये दिखाया ना कि ये जो हमें जो इसने इक्वालिटी दे रखी है या इक्वेशन जो दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या है, A1 से लेके AN तक ही तो है, हमें सॉल्व तो इसी को ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये बता दिया है कि यहाँ पर जो है AN टर्म तक जाएगा, ये जो आपका सेक्वेंस जाएगा, ये जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ये कहाँ तक है, AN तक है, ये इक्वालिटी में दे रखा है, यहाँ से आपको रिलेट करके आपको समझना होगा। और यहाँ पे एक और बता रखा है कि फॉर द सम पॉजिटिव इंटीजर एन, यहाँ पे भी एन जो है पॉजिटिव इंटीजर बता रखा है। खैर यहाँ से तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे AN तक है, लेकिन आपको इक्वालिटी में जो AN तक दे रखा है ना, तो आपको यहाँ से रिलेट करके समझ लेना होगा कि ये जो है हमारा A1 A2 A3 जो है AN तक होगा, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा विद कॉमन डिफरेंस 2। उसी तरह से यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ भी BN तक, यहाँ भी दे रखा है BN तक। तो मैं उससे इसको, इस इक्वालिटी को रिलेट करते हुए मैं ये मानता हूँ कि यहाँ जो हमारा जो सेक्वेंस बनेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो जो है हमारे पास जो होगा BN तक होगा, BN टर्म तक होगा इसका। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है 2। तो हमें तो इस इक्वालिटी जो है, ये इक्वालिटी है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। और जैसे उसमें बता दिया है कि A1 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C1, सॉरी C लिखा है, स्मॉल c, C1 नहीं सिर्फ C। तो यहाँ पे इक्वालिटी में C नहीं है, पर इक्वालिटी में C जो है A1 के बराबर है, C B1 के बराबर है। तो यहाँ पे बस घुमा के ये पूछना चाह रहा था कि A1 और B1 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, लेकिन ऐसे सिंपल पूछेगा तो फिर बच्चों को कन्फ्यूजन कैसे होगा। और सवाल तो है एडवांस का, सोच ही सकते हो। तो इसलिए उसने पूछ दिया कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C, ताकि बच्चे कितना इंटेलिजेंट है कि वो रिलेट कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको भी हम फर्दर, इस इक्वालिटी को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो मैंने यहाँ 2 एज इट इज लिख दिया। और इस इक्वालिटी को मैं देख रहा हूँ तो A1 प्लस A2 प्लस A3 जो है, यानी कि यहाँ पर जो है AN तक, यानी कि ये जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें फिर एक ज़रूरत ये पड़ती है कि जो हमें जो फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको शायद याद है कि नहीं मुझे तो नहीं पता। पर एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, ये आप समझ ही सकते हैं। तो वैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसी ये या इसको जो है रिप्लेस करके मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट किया हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आया है, जैसे कि n/2 फॉर्मूले में भी n/2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है 2c लिखा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले में 2a है। तो 2a है, a यानी कि यहाँ पर जो है n क्या चीज़ है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म है उस मैथमेटिक प्रोग्रेशन में, और a जो है फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म A1 है। लेकिन हमें ये भी तो दे रखा है ना कि A1 C के बराबर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे C पुट किया है, 2C कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमें C की पॉसिबल वैल्यूज ही तो रिप्लेस कैलकुलेट करना था, तो हमें जहाँ भी A1 आएगा वहाँ पे हम C रख देंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्यों किया हूँ मैं, क्योंकि हमें C की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो C जो है जहाँ पर भी A1 और B1 आएगा उसको रिप्लेस करके वहाँ पे C कर देंगे। तो यहाँ पे 2C कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो है n1 n-1, ये तो आपका फॉर्मूला का सीरीज है। और यहाँ पे D है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस क्या था, 2। तो मैंने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 कर दिया, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ पे जब इस साइड जब आते हैं राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि B1 प्लस B2 प्लस B3 इस तरह से दिया हुआ है BN तक। तो इसको भी मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ भी यही चीज़ दिया हुआ है कि ये जो है ये जो हमारा पहले इसमें बता दिया है कि यहाँ पर जो है क्या है, A1 B1 B2 B3, ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे जो अगर सम दिख रहा है, यानी कि ये जो है हमारे पास, इससे मुझे देख के पता चल रहा है कि ये जो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हुआ है यहाँ पर। तो वो सम निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये ए आर पे पावर एन, आर पे पावर n-1, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, आर पे पावर n-1 अपॉन r-1, और यहाँ पे जो है r इज नॉट इक्वल टू 1 मैंने किया है,
क्योंकि अगर यहाँ पे आर वन देंगे ना तो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा तो फॉर्मूला कैसे वैलिड रहेगा भाई। इसीलिए आर इज नॉट इक्वल टू वन मैंने पहले से कंडीशन दे के रखा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको भी अब रिप्लेस फॉर्मूले को इसके बदले में जो फॉर्मूला उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ए क्या होता है फर्स्ट टर्म्स, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बी वन। बी वन किसके बराबर होता है सी के बराबर, इसीलिए जो यहाँ पे मैंने सी रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो कितना है टू, तो टू रखा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे आर तो कॉमन रेशियो होता है ना, तो टू रखा हूँ। और पावर तो एन ही -1/2 - 1, ये कैसे आ गया, ठीक है। बाकी सब तो क्लियर है, बाकी सब इजी है समझने में, जो डिफिकल्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि कौन चीज़ कहाँ पे कैसे रिप्लेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से टू और टू मेरा कट जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये वाला इक्वेशन आएगा हमारा, ये इक्वेशन आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबका। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ये इक्वेशन वही प्रीवियस इक्वेशन, मतलब प्रीवियस स्लाइड में जो लास्ट वाला इक्वेशन था ना यही था। तो अब यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ कि ये वाले टर्म को जो है ये वाले को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस साइड ला लिया। और यहाँ पे जो कुछ, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू पता करना है तो सी को इस साइड ला रहा हूँ। जितने भी सी वाले टर्म है सबको मैं इस साइड रखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये इसमें सी का वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाया, और यहाँ पे टू सी एन है तो इसको भी मैं यहीं पे रख देता हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि इसको इस साइड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस टू सी आ गया। मान लो कि यह वाला टर्म यही है, और यहाँ वाला जो है टू है ना, टू सी एन, इसको मैं इस साइड करूँगा तो माइनस आएगा ना। उसके बाद जो फिर इधर वाले टर्म को मैं इस साइड लिख दूँ ये। उसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा टू एन स्क्वायर -2n, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा। मैं सॉल्व सॉल्व किया हुआ है हमारे पास, हमने सॉल्व पहले से ही कर रखा है। आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, सी वाले टर्म को एक साइड करेंगे, इसको एक साइड करेंगे इस साइड, ठीक है। टू -2cn हो जाएगा, लेकिन इधर वाले टर्म को मैं इस साइड लिख रहा हूँ अगर मैं सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी यहाँ से फिर जब यहाँ से फिर सी कॉमन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज सी कॉमन लिया हूँ, सी को इस साइड रख रहा हूँ, सी हम सी की वैल्यू निकालनी है। बाकी सबको मैं इस साइड कर दूंगा तो इधर इधर जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन में इस साइड डिवीजन हो जाएगा, तो यानी कि सी की वैल्यू फाइनल हमारे पास सी की वैल्यू ये आ रही है। अब जो है यहाँ से हम सी की वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पे तो हमारे पास टू एन स्क्वायर -2n, टू पे पावर n -1 -2n आ रहा है। यहाँ से सी की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सी जो है हमारे पास a1 b1 सी के इक्वल है। और ये जो है सी जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ये कैसे कह रहा हूँ कि सी पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, लेकिन सी जो है वहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा था ना कि A1 A2 A3 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब A1 पॉजिटिव इंटीजर में आता है तो C भी तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा ना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। फिर दूसरी इसमें लिखा हुआ है कि B1 B2 B3 B आर सेक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये भी तो है ना पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सब के सब पॉजिटिव है तो C भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो भी उसके इक्वल ही है। ये वाला इक्वेशन हमारे पास आया, इस इक्वेशन से अब हमें सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। यही इक्वेशन है, सी की वैल्यू निकालनी होगी अब हमें। लेकिन यहाँ पे जो है हमने ये पता किया है कि सी जो है हमारा ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो सी को पॉजिटिव करने के लिए, यानी कि सी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। सी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर सब नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो उसको जो है सी को नेचुरल नंबर रखने के लिए या सी को पॉजिटिव रखने के लिए हमारे पास ये मस्ट होना चाहिए कि ये वाला न्यूमरेटर की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए ना। देखो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ये न्यूमरेटर की वैल्यू जो है हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी की जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो से कम ना, वन से कम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वन से अगर डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा हो जाएगा तो वैल्यू तो पॉइंट में जाएगी, और पॉइंट तो हो नहीं सकता है क्योंकि हमें तो पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर चाहिए हमें,
पॉजिटिव रियल नंबर को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकती है, तो यहाँ पे जो उसको नेचुरल रखने के लिए मैं डिनोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर से ग्रेटर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमारे पास जो है सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, इसको हम सॉल्व करते करते जनरेट हो जाता है। क्या इसको हम जो अपने कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब इसकी जो है एन की कुछ वैल्यू पता कर सकें। तो यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे तो होगा नहीं ना, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। तो ये जो है हम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करके कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से हमेशा ग्रेटर होगा। उसके बाद जो है यहाँ टू एन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये वाली टर्म जो है यहाँ पे हो जाएगा टू एन स्क्वायर, या माइनस में तो इसको इधर ला दिया, प्लस में आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू टू पे पावर एन। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन फर्दर सोल्व करके ये आ गया, यानी कि ये आ गया। अब यहाँ पर जो है n पॉजिटिव है। कैसे कह सकता हूँ कि n पॉजिटिव है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि n जो है n पॉजिटिव इंटीजर गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और दूसरा अगर मैं कॉमन सेंस लगा के सोचूं कि n पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। ये जो आता है ये n कहाँ से आया, ये नंबर ऑफ टर्म्स से ही तो आया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव ही होगा ना, वहां से भी कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो दो हिंट दिया हुआ है कि n पॉजिटिव है। तो मैं इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि ये n की किस किस वैल्यू के लिए जो है ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ग्रेटर हो सकता है, यानी कि LHS जो है RHS से ग्रेटर हो सकता है n की कौन कौन सी वैल्यू के लिए। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करूँगा। तो यहाँ पे चेक करूँगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 पे पावर 1, यानी कि ये ग्रेटर है। यानी कि हमारा n के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाली इक्वेशन तो सही आ रही है। फिर हम आगे चलते हैं, यही वाली फाइनल जो हमारा आया था एन वाला इक्वेशन, वही वाला इक्वेशन है। यहाँ पे एन के लिए 2 के लिए चेक करेंगे तो हमारा ये भी जो है, यहाँ एन की 2 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा LHS जो है RHS से ग्रेटर आ रहा है, यानी कि वे टू एन इज इक्वल टू 2 वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। फिर हम सॉल्व करेंगे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, तो सब के लिए जो है LHS RHS से ग्रेटर आना चाहिए, और ग्रेटर आएगा भी। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 7 लेते हैं, तो n की वैल्यू जैसे ही 7 लेते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 99, इधर आ जाता है 128। तो ये तो इस साइड LHS ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर नहीं हुआ। यहाँ से हम ये कंफर्म ये श्योर हो सकते हैं कि n की जो वैल्यू होगी लेस देन 7 होगी, यानी कि 7 नहीं होगी, लेस देन 7 होगी। चलिए फिर हम n की वैल्यू यहाँ तक तो पता कर पाए कि n की कौन कौन सी वैल्यू हो पाएगी, तो n की 7 वैल्यू हो पाएगी। सिंस इसलिए जो है ना, सो वी कैन से कि n की जो है ना, n कैन बी 1 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। अब हमें तो यहाँ c की वैल्यू पता करने के लिए n की वैल्यू पता करना ज़रूरी था, इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे एक इक्वालिटी या फिर एक इक्वेशन कह सकते हैं वो जनरेट किया था, ताकि मैं एन की, अब एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो चेक नहीं करेंगे ना यार, यहाँ पे मुझे तो पता करना पड़ेगा ना कि एन की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है कॉमन सेंस यूज किया था कि अगर एन को पॉजिटिव इंटीजर रखना है, यानी कि नेचुरल नंबर रखना है, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर रखना है, तो उसके लिए जो है पॉजिटिव इंटीजर रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर जो है, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर किससे शुरू होगा, 1 से ही तो शुरू होता है इंटीजर। तो 1 यानी कि मिनिमम 1 रखना है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पॉजिटिव भी रखना है, यानी कि नेचुरल नंबर रखना है, पॉजिटिव इंटीजर रखना है यानी कि नेचुरल नंबर रखना है। तो यहाँ पे मैंने कॉमन सेंस यूज करके आपको एक इक्वेशन जनरेट करके दिया था कि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए हमेशा। वही वाले इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास n की वैल्यू 1 to 6 आई है। अब जो है फिर से हमें इसमें जो है n की वैल्यू पुट करके सारी वैल्यूज को पुट करके देखना पड़ेगा। जब n इज इक्वल टू 1 रखेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1 तो नहीं है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 रखने से c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, और 0 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम।
और उसके बाद n इज इक्वल टू टू की वैल्यू रखेंगे तो n टू की वैल्यू माइनस एन की n इज इक्वल टू टू, यानी कि इस इक्वेशन में अगर n इज इक्वल टू टू रखें तो -4 आएगा हमारे पास। अब करके देख लीजिएगा, मैं करके दिखाया भी हूँ। तो -4 आएगा, यानी कि ये भी वैल्यू n इज इक्वल टू टू वैल्यू भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला इक्वेशन है, इसको मैं फिर से लिख दिया हूँ ताकि आप समझ में आए कि मैं कहाँ से पुट करके वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो n इज इक्वल टू थ्री है। n इज इक्वल टू थ्री अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 12। क्या 12 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है? c की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल c जो है 12 जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा वैल्यू n इज इक्वल टू थ्री वैल्यू एक्सेप्टेबल है। फिर n इज इक्वल टू फोर चेक करेंगे तो ये हमारा तो इसमें आएगा, होल नंबर आएगा ही नहीं। पॉजिटिव होल नंबर नहीं आएगा तो इंटीजर नहीं होगा। हमारे तो चाहिए पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना भाई। तो ये भी तो फ्रैक्शन है और हमें तो होल नंबर पता करना है इसके लिए सी की। तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद जो है n इज इक्वल टू फाइव रखेंगे। n इज इक्वल टू फाइव रखेंगे तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं आएगा। फोर रखेंगे तो भी नहीं आएगा। सिक्स रखेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी करके देख लिया हूँ, वैल्यू नहीं आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, तो पॉसिबल वैल्यूज सी जो है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, सी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है? वन। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू 12 है। तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया हुआ रहे तो आपको हो सकता है कि 12 भी दे दे, वो वन भी दे दे। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या सवाल पूछ रहा था हमसे। हमें पूछ रहा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, सी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी? तो एक होगी। लेकिन पूछेगा कि वो वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू 12 है, लेकिन पॉसिबल वैल्यू एक होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त खत्म होता है। उसके बाद जो है बाकी हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।